नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका स्वागत है। 1947 के बाद से भारत में लगातार लोकतंत्र जिंदाबाद है और रहेगा। लोकतंत्र की ताकत उसमें रहने वाले लोग होते हैं। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों के लिए, लोगों की वजह से और लोगों की सरकार। हमारे इस न्यूज सेगमेंट का उद्देश्य भी लोकतंत्र में रह रहे लोगों को जागरूक करना और उनको उनकी ताकत का एहसास कराना है। हमारा जरिया खबरें हैं जो हम लोकतंत्र से जुड़ी हर उस खबर और उसके सटीक विश्लेषण को आप तक पहुंचाते हैं जो आपको हर फैसले में मदद करे। तो चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र जिंदाबाद। और नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और सबसे पहले बात उन खबरों की जिन पर हम आज लोकतंत्र जिंदाबाद में चर्चा करेंगे और जिन खबरों का लोकतंत्र से सीधे सरोकार है। सबसे पहली खबर है, राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। आपसे गठबंधन को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला राहुल गांधी पर छोड़ा गया है। वहीं मुलायम सिंह, अखिलेश यादव की आय से अधिक संपत्ति केस में सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को नोटिस से जवाब मांगा गया है कि क्या हुआ। पूर्व सांसद जयाप्रदा और सपना चौधरी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। सपना चौधरी का मनोज तिवारी के साथ एक फोटो सामने आया है। वहीं इंडियन एयरफोर्स में 4 चिनूक हेलीकॉप्टर्स शामिल। वायुसेना चीफ बीएस धनोआ ने कहा है कि गेम चेंजर साबित होगा चिनूक। न्यूजीलैंड की पीएम ने क्राइस्टचर्च मस्जिद अटैक की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। तो ये वो खबरें हैं जिन पर हमारी नजर होगी, लेकिन कुछ ऐसी खबरें हैं जो हम इस बुलेटिन में आपको नहीं दिखाएंगे। चुनावी माहौल में दिए गए नेताओं के ऐसे कोई बयान हम आपको नहीं दिखाएंगे जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ सकते हो। नेताओं की ऐसी टिप्पणियां तंज को निजी जो हो सकती है, जिससे किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं, वो भी नहीं दिखाएंगे। हम चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन करता कोई भी कंटेंट या फिर वीडियो बुलेटिन में नहीं दिखाएंगे। सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड किया गया ऐसा कंटेंट जिसकी कोई सत्यता ना हो या किसी वर्ग विशेष के लिए भेजा गया हो या वर्ग विशेष को आहत करता हो, हम नहीं दिखाएंगे। तो लोकतंत्र में एक बात बड़ी मजेदार होती है कि जब भी किसी विषय पर विवाद होता है तो उस पर चारों ओर चर्चा होने लगती है और आजकल जो चुनावी माहौल है, विवादों का बाजार गर्म है। ताजा विवाद हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को लेकर है, जो किधर जा रही हैं, इसी पर सबकी नजर बनी हुई है। 23 मार्च को खबर आई कि सपना ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। 24 मार्च को खुद सपना चौधरी ने मीडिया में इसका खंडन कर दिया। 25 मार्च को उनकी एक और फोटो आई मनोज तिवारी के साथ, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल होने वाली है। हालांकि मनोज तिवारी ने इन खबरों का खंडन किया है। कुल मिलाकर एक सपना है, लेकिन वो उसका किसका होगा इस पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। मान लिया जाए इन तस्वीरों के बाद दीपक की कम से कम कांग्रेस का सपना तोड़ दिया है। सपना कांग्रेस ने रात में देखा और सुबह वो टूट गया था। रात में राज बब्बर कह रहे थे कि सपना चौधरी आपका स्वागत है, और कल दोपहर तक इस सपने को सपना चौधरी ने तोड़ दिया था। सवाल यह है कि इस सपने को देखने के लिए किसने मजबूर किया कांग्रेस पार्टी को, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस में शामिल होने की। ये सो कॉल तस्वीरें आई थी जिसको सपना चौधरी डिनाई करती हैं, और ये उनका सदस्यता का फॉर्म है जिसको नरेंद्र राठी नाम के एक सज्जन है जो यूपी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भरवाया था। और ये तस्वीर आप देख सकती हैं प्रियंका गांधी के साथ। लेकिन अगर ये प्रियंका गांधी के साथ तस्वीर आ रही है, ये फॉर्म हो रहा है, तो कहते हैं ना कि राजनीति में बिना आग के धुआं नहीं होता है। तो पहले आग लगा दी गई थी, धुआं उठने लगा था, लेकिन बाद में समझ में आया कि अरे भाई ये तो कहीं गलत घोड़े पे तो पैसा नहीं लगा दिया और उसके बाद पाला बदल गया। क्या ये सही माना जाए? इसका एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है 2004 के चुनाव का, वो मैं आपको सुनाऊंगा कि किस तरीके से जो बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं, छोटा बड़ा मध्यम दर्जे का किसी भी तरह का स्टार, एक्स स्टार या कोई पुराने जमाने का सुपरस्टार, सबको शामिल कराने की जो कोशिशें होती है। लेकिन सबसे पहले मैं हमारे सहयोगी आतिर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, असाइनमेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आतिर, आप सपना चौधरी के बड़े वीडियो देखते हैं, मुझे ये बताइए कि आप इस खबर के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या सपना चौधरी ने वाकई कांग्रेस में ज्वाइन करने के लिए किसी तरह के इनिशिएटिव्स लिए थे, जिसके बाद उनकी तस्वीरें सामने आई हैं? देखिए, सपना चौधरी जैसे मुझे पता लगा कि काफी लोकप्रिय हैं, और क्योंकि वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार तक उनकी लोकप्रियता है और जहां जहां जाती है वहां पर जनता जुटती है उनको बड़ी संख्या में देखने के लिए।
मेरा मानना है कि दीपक की इस तरह की जो स्टार्स होते हैं और ये जिस तरह की इमर्जिंग स्टार हैं, बड़े अच्छी तरह अपने आप को कंडक्ट करती हैं मीडिया आपको के नहीं सामने। लगता ये इमर्ज हो चुकी हैं? मैं कहूंगा अभी भी इमर्जिंग है, बट उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। नहीं, आउट ऑफ सिंक मामला है दीपक, क्योंकि आपने कहा कि उनकी फैन है और इन्होंने शुरुआत ऐसे पहले से ही इन्होंने काउच कर दिया डिस्क्लेमर के साथ कि जैसे ही मुझे पता चला कि वो इतनी बड़ी स्टार है, मतलब जैसे इनको पता नहीं था पहले। आते यू कैन कंटिन्यू। नहीं तो मेरा मानना ये है इसमें कि इस तरह की जो इमर्जिंग या सो कॉल्ड स्टार्स हो जाते हैं, वो सभी पार्टियों से उनका आना जाना लगा रहता है, और यदि उनका एक पार्टी में किसी नेता से मिलना उसको ये बात मान लिया जाए कि वो पार्टी में शामिल हो गई हैं, हालांकि उन्होंने इस बात का खंडन किया है। हो सकता है वो कभी इस बात पर इस पे चर्चा चली हो कि हाँ वो पार्टी में कांग्रेस में ज्वाइन करना चाहती हैं और फिर वो ठंडे बस्ते में पड़ गई हो, लेकिन अब क्योंकि मनोज तिवारी के साथ उनके फोटो आए तो लाजमी है कि दोनों पार्टियां ही चाहती हैं कि एक लोकप्रिय अगर स्टार है तो वो उनके साथ जुड़े। अगर वो उनके साथ जुड़ती हैं तो फिर उनकी लोकप्रियता का फायदा उस पार्टी को मिलता है। बिल्कुल लोकप्रियता का फायदा मिलता है। और आंचल, जो किस्सा मैं आपको 2004 के चुनाव का चला रहा था, तब जो पूरी की पूरी तरह से जो बॉलीवुड की जिम्मेदारी थी वो दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के हाथों में थी, और एक सिलसिला शुरू हुआ क्योंकि 2004 में ये माहौल था, इंडिया शाइनिंग का कैंपेन चल रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और सबको ये लग रहा था, हमको नहीं लग रहा था, पत्रकारों को भी लग रहा था, देश की जनता को भी लग रहा था, इवन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में अच्छा नहीं करेगी। लेकिन दिलचस्प बात यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी जीत गई, और उस वक्त जो है एक साथ कई सारे सितारों ने, चाहे वो अरुणा ईरानी हो, चाहे वो पूनम ढिल्लों हो, कई सारे सितारे ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया या बीजेपी के लिए सपोर्ट का ऐलान किया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चुनाव के पहले माहौल बनाने की कोशिश होती है। जितने स्टार आपके खेमे में आते हैं उससे आपको अखबारों में सर्कुलेशन मिलता है, अब तो सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, वहां पे सर्कुलेशन मिलता है। तो ऐसे स्टार्स को मुंबई की एक बीट बांट दी जाती है, जैसे पत्रकारों में होता है ना कि आपको कांग्रेस की बीट दे दी गई तो मुंबई की एक बीट हो गई, टेलीविजन रिपोर्टर्स की एक बीट हो गई, फोक सिंगर्स की एक बीट हो गई। इसी तरह से सभी लोगों को इस जिम्मा दिया जाता है। उस वक्त बॉलीवुड और टीवी दोनों प्रमोद महाजन देख रहे थे, और एक साथ कई लोगों को ज्वाइन कराने की कवायद शुरू हुई और कई लोगों ने ज्वाइन किया। कांग्रेस कोई नहीं ज्वाइन कर रहा था, बीजेपी सब लोग ज्वाइन कर रहे थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार माहौल बनता जा रहा था। मैंने प्रमोद महाजन से यह सवाल पूछा कि प्रमोद जी, क्या जरूरत है, आप तो वैसे भी जीत रहे हैं, इंडिया शाइनिंग का कैंपेन है, अटल बिहारी वाजपेयी को देश पसंद कर रहा है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो ओपिनियन सर्वेज आ रहे हैं, जो पोल्स आ रहे हैं, उसमें आपकी रेटिंग बहुत आगे है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कवायद क्यों? तो उनका कहना था कि अखबारों में सर्कुलेशन में बने के लिए रहने के लिए, परसेप्शन में बने रहने के लिए, इस परसेप्शन को आगे बढ़ाने के लिए कि हम मजबूत स्थिति में हैं, ये कराने की जरूरत होती है, क्योंकि सितारों का आना अपने आप एकाएक चर्चा में बने रहने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। मेरे ख्याल से सपना चौधरी के साथ यही करने की कांग्रेस ने कोशिश की, और जैसे ही सपना चौधरी के ज्वाइनिंग की तस्वीरें आई, प्रियंका गांधी के साथ उनकी तस्वीर आई, उनका फॉर्म भरते हुए तस्वीरें बाद में सामने आई, तभी से कहा जाने लगा कि वो हेमा मालिनी के खिलाफ मथुरा से चुनाव लड़ेंगी। सपना चौधरी को ज्वाइन करा के कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा कू कर लिया है। तो मुझे लगता है कि वहां पर सपना चौधरी को ऐसा लगा कि कहीं ये रॉन्ग नंबर तो उनसे नहीं डायल हो गया है, क्योंकि उनको भी लगता है पॉलिटिकली जो है सभी कलाकार उस पार्टी के साथ रहना चाहते हैं जो सत्ता में आने वाली होती है। और मुझे लगता है कि सपना चौधरी को यह लगा कि उनसे ये गलती हो गई है। वो मनोज तिवारी के संपर्क में थी, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, मनोज तिवारी उनसे लगातार संपर्क में थे, क्योंकि मनोज तिवारी से कल जब पूछा गया कि क्या सपना चौधरी कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगी, तो मनोज तिवारी ने साफ साफ कहा कि उनकी तो उम्र ही 23 साल है। अब सपना 23 साल की, कम से कम उनकी किसी भी महिला की उम्र पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है आंचल, मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, लेकिन 23 साल अगर उनकी उम्र होती है, जैसा कि मनोज तिवारी ने कहा है, और अगर हम उसको सही मान लेते हैं, तो वो किसी भी तरह से चुनाव नहीं लड़ सकती है। और सपना ने हमारे सहयोगी पुलकित नागर को कहा था अपने इंटरव्यू के अंदर कि अभी मेरी उम्र क्या है, लेकिन पुलकित के बाद हमारे दूसरे सहयोगी सुमित ने एक
ऐसे शख्स को ढूंढ निकाला जो कि कांग्रेस के पदाधिकारी है, जिन्होंने सपना चौधरी का फॉर्म भरवाया था। तो अभी भी इस बात पर कश्मकश है कि सपना ने वाकई कांग्रेस के लिए फॉर्म भरा था या नहीं भरा था। मुझे लगता है कि सपना ने कांग्रेस के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन मनोज तिवारी ने जब उन पर दबाव डाला तो शायद मन उन्होंने बदल दिया, या ये मामला कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ जाए। चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेता नरेंद्र राठी से वो बातचीत जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने सपना चौधरी से कांग्रेस का फॉर्म भरवाया था और उनको कांग्रेस में शामिल करवाया था। हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी ने कल जिस तरीके से खबरें आई कि वो कांग्रेस ज्वाइन करे, आज यू टर्न लेते हुए उन्होंने साफ कहा कि वो कांग्रेस के साथ ना तो संपर्क में थी, ना उन्होंने ज्वाइन किया। हमारे साथ नरेंद्र राठी जी हैं, जो संगठन मंत्री हैं कांग्रेस के यूपी के। नरेंद्र जी, क्या कुछ उन्होंने दावा किया कि उन्होंने तो कांग्रेस कभी ज्वाइन नहीं की, कल पिक्चर वायरल थी, आपका इस पे क्या कहना है? कल शाम को 8:30 बजे वो हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो कैंप कार्यालय 1800 करोड़ यहाँ आई अपनी बहन के साथ, और उन्होंने जो है खुद ये सदस्यता फार्म भरा, और सदस्यता फार्म भरने के बाद उन्होंने अपने हाथ से भरा और खुद उनके सिग्नेचर हैं, और सिग्नेचर करने के बाद में हमने उनको बधाई दी, उनका स्वागत किया। अगर आप दिखाएं, क्योंकि ये सदस्यता फॉर्म है जिसपे हालांकि सपना चौधरी के साइन भी हुए हैं, डेट भी कल की डली हुई है, और उन्होंने सब चीजें इसमें लिखी हुई है, और अपने हाथ से भरा है। और इसमें इनके जो आपने नजफगढ़ जोन का जो उनका दिया हुआ है कि नजफगढ़ जोन उन्होंने ज्वाइन किया, उनके उसकी तरफ से भी है। और इसके अलावा ये 5 रुपए का 10 रुपए का आपका उन्होंने 5 रुपए का ज्वाइन किया है। और इसके खास बात ये कि अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा खुद की उन्होंने ये फॉर्म अपने आप से भरा। अच्छा, आप खुद नरेंद्र जी उस समय मौजूद थे जब उन्होंने? बिल्कुल, मैं साथ हूँ, साफ किया था। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने यू टर्न ले लिया उसके बाद मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप क्या उन्होंने, क्योंकि आप उनकी सिस्टर के साथ आए थे, आप क्या उन्होंने उस समय ज्वाइन करने से पहले कुछ कहा कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं, किस एवज में ज्वाइन करना? बड़ी खुश थी, उन्होंने बड़ी खुशी ज्वाइन किया कांग्रेस पार्टी को, और उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी मेरे नेता हैं, मैं जो है प्रचार करूंगी, जो भी आदेश होगा पार्टी का मानूंगी। बता रहे हैं कि आला अधिकारियों का फोन आया था और ये सब चीज डॉक्यूमेंट ये दिखा रहे हैं नरेंद्र राठी जी, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने ज्वाइन कराया और अब सपना चौधरी यू टर्न ले रही है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दीपक, मैं ये एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ। ये जो नरेंद्र जी हैं जिन्होंने ज्वाइन कराया ये फॉर्म और उसके बाद वो जो तस्वीरें हैं उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, लेकिन प्रियंका गांधी से मिलना अपने आप में इतना आसान नहीं होता है कि सीधे वो मिल लिया और वो फोटो आ गई। उसके लिए तो बाकायदा ज्वाइन करवाने के बाद की प्रक्रिया रही होगी। क्या आपको लगता है उस फोटोग्राफ में इतना आसान होगा प्रियंका गांधी से ऐसे ही मिलना? नहीं, सपना चौधरी का ये कहना है कि वो लगातार जब भी दिल्ली आती हैं और दिल्ली उनका काफी आना होता है, उस दौरान वो तमाम नेताओं से मिलती हैं और सभी पार्टी के नेताओं के घर जाती हैं। और प्रियंका गांधी के साथ ये जो तस्वीर है, इसमें कई तारीख तो नहीं लिखी हुई है, तो सपना चौधरी ने यह दावा किया है कि ये जो तस्वीर है प्रियंका गांधी के साथ ये पुरानी है। प्रियंका गांधी के साथ कोई उनकी ऐसी तस्वीर नहीं है जिसके अंदर वो फॉर्म दे रही हो। और अगर उन्होंने सदस्यता लेने के बाद प्रियंका, ये देखिए सपना चौधरी का ये जो तस्वीर आपको दिख रही है ये काले कपड़ों में है, और प्रियंका गांधी के साथ वो जो खड़ी हुई है वो सफेद कपड़ों में है। तो अगर नहीं, सेम डे तो नहीं होगा, सदस्यता के बाद ही कोई मिलवाएगा। सदस्यता के बाद ही कोई मिलवाएगा। अगर सदस्यता के बाद उनको मिलवाया जाता तो क्या उनको सिर्फ उसी काले कपड़े में होना चाहिए था? क्योंकि होता यह है कि जितने भी लोग ये जो ज्वाइन करवाने की बयाने लेते हैं, इसको बयाना शब्द कहना दिल्ली की भाषा में सही होगा, ये लोग अपने नेताओं के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम इस सेलिब्रिटी को शामिल करवा सकते हैं, इसको शामिल करवा सकते हैं। तो हो सकता है नरेंद्र राठी जी ने कोशिश की हो लेकिन वो बैकफायर कर गई हो। लेकिन मुझे अभी तक मेरे मन में यही सवाल होता है कि प्रियंका गांधी, जहां तक मैं जानती हूं, मिलना इतना आसान नहीं होता और इस तरह से फोटो खिंचवाना। तो अगर सपना चौधरी भी रही हो, अचानक से मिलने का मन किया हो तो बिना अचानक से नहीं मिली, उनका भी यही कहना है कि वो अचानक से नहीं मिली। सपना चौधरी का जो दावा है वो कितना सच है कितना झूठ है मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सपना चौधरी का यह दावा है कि जब भी वो दिल्ली आती हैं वो कई पार्टी के नेताओं से मिलती है। आज उनके मनोज तिवारी के साथ लंच करते हुए तस्वीर सामने आई है, और मनोज तिवारी और वो दोनों जो है वो हरियाणवी डांसर है, मनोज पुरी भोजपुरी सिंगर है, और वो अपने आप को कलाकार मानते हैं और गायक सबसे पहले मानते हैं, और ये डांसर है। तो सपना और मनोज के काफी अच्छे संबंध है, दोनों शोज भी कभी कभी एक साथ कर लेते हैं। तो मनोज के साथ उनकी लंच करते हुए तस्वीर सामने आई है, और ठीक उसी तरह प्रियंका के साथ उनकी तस्वीर सामने आई है। तो मुझे लगता है कि ये उनका कहना है कि वो सभी पार्टी के नेताओं से मिलती है। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ, इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अब आपको सुनवा देते हैं कि मनोज तिवारी का वो बयान जिसमें सपना के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने टिप्पणी की है। आइए सुनते हैं मनोज ने क्या कहा सपना के बीजेपी में शामिल होने पर।
सपना चौधरी जी से हमारी आर्टिस्ट के रूप में भी मुलाकात है और जब से मैं पॉलिटिक्स में हूँ हम उनके संपर्क में हैं। तो ये सच है कि कल हम लोग मिले थे, हम लोग खाना भी खाए और उन्होंने जो भाव जताया है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्टिस्ट की तरह रहना चाहती हूँ और जो भी करूंगी आगे तो मैं मीडिया को बताऊंगी। तो मैं समझता हूँ मैं क्या कहूँ, आगे जो आएगा मीडिया में आएगा। दीपक, तो सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में उन्होंने डिनाई कर दिया कि कांग्रेस में शामिल नहीं हुई है, लेकिन क्या मैं आर्टिस्ट की तरह रहना चाहती हूँ और जो भी करूंगी आगे तो मैं मीडिया को बताऊंगी। तो मैं समझता हूँ मैं क्या कहूँ, आगे जो आएगा मीडिया में आएगा। दीपक, तो सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में उन्होंने डिनाई कर दिया कि कांग्रेस में शामिल नहीं हुई है, लेकिन क्या माना जाए बीजेपी में भी शामिल नहीं हुई है? बीजेपी के साथ सिर्फ फोटो है। इतनी जो है इतने पॉलिटिकल विवाद में जाने के बाद सपना एकाएक किसी पार्टी में जम कर जाएंगे। अगर उनको करना भी है तो वो इसको धीरे धीरे करेंगी, अगर राजनीतिक तौर पर वो थोड़ी सी भी समझदार हैं। और इस बार उनका प्रचार करना थोड़ा, मुझे लगता है कि कल भी उन्होंने कहा था कि वो किसी पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि अभी वो अपना डिसीजन कि उनको बीजेपी में जाना है या कांग्रेस में जाना है इसको होल्ड करेंगी और उनके हिसाब से आने वाले समय में वो क्या परिवर्तन लेती हैं ये तो सपना। तो मतलब ये माना जाए बीजेपी को फायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस को नुकसान हो गया अपरेंट नोशनल लॉस। अब ये तो ये कि वोट अगर वो आती, कैंपेन करती, ज्वाइन कर जाती तो वोट मिलते, अब वो नहीं मिलने वाला है क्योंकि आई कैचर तो है, वोट कैचर भी साबित हो सकते हैं। कम से कम क्राउड पुलर तो है। वो पुरानी कहावत है ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो ये उसी तरह है, ना नौमन तेल है ना राधा है, लेकिन सबको लग रहा है नाच रही थी और लोगों ने ऐसे हवाई किले बनाए कि वो हेमा मालिनी के खिलाफ लड़ेंगी, तो मतलब इसके खिलाफ अब ये मान लिया जाए कि ये पहला मौका है जब सपना खुद उन्होंने डांस नहीं किया लेकिन दो बड़ी पार्टियों को नचा जरूर दिया अपने इर्द गिर्द। नहीं, दोनों पार्टियों को नचा दिया और सोशल मीडिया पे तमाम लोगों को नचा दिया, पत्रकारों को नचा दिया जो भांति भांति की टिप्पणी सपना के बारे में करने लगे। इससे मुझे कम से कम एक बात समझ आ गई कि हम सपना चौधरी को सिर्फ एक हरियाणवी सिंगर के तौर पर जानते थे। वो एक अच्छी उम्दा कलाकार हैं, बढ़िया डांस करती हैं, लेकिन इसके बाद ये साबित हो गया कि उनकी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर भी कितनी जबरदस्त है। और आतिर अभी भी ये मानेंगे या नहीं मानेंगे कि आप वो वीडियो चौधरी के फैन है या नहीं? मुझे लगता है मुझे भी अपना माइंड चेंज करना है। मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, मैंने उनके इंटरव्यूज देखे और जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट करती हैं और इतनी कम उम्र में जिस तरह से उनको लोकप्रियता मिली है और वो बढ़ती जा रही है, तो वाकई में वो सराहनीय है और यही वजह है कि सभी पार्टी चाहती हैं कि वो उनके साथ जुड़े। और बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आई है। मतलब अगर राइज देखी जाए तो हमेशा कहा जाता है कि सक्सेस आपका इससे भांपा जाना चाहिए कि आपने कहां से शुरुआत की और पूरे परिवार की जिम्मेदारी के साथ। और बिग बॉस का सफर और उसके बाद म्यूजिक वीडियोस अपने आप में काफी कमेंडेबल है। और उन्होंने मतलब टेक्नोलॉजी की कितनी मदद ली, इससे वो हिट हुई हैं यूट्यूब पर अपने वीडियो डाल के। उन्होंने कई सारे जो डांस शो शुरुआत में किए वो यूट्यूब पर डाल के किए। तो इतने हम्बल बैकग्राउंड से आना और टेक्नोलॉजी की मदद लेना, उसको समझना और उसके साथ राइज करना, मेरे ख्याल से ये अपने आप में उनको इस बात के लिए शाबाशी दी जानी चाहिए और बधाई भी दी जानी चाहिए कि उनके पास आमिर इतनी खान की समझ मूवी थी सीक्रेट सुपरस्टार, जिसमें यूट्यूब में वो बच्ची डालती है अपने वीडियोस और हिट हो जाती है। नहीं, वो आमिर खान ने अगर वो प्लॉट लिखा था या लेखक ने जो भी लिखा था वो सपना चौधरी को देखने के बाद लिखा। वो नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी इस केस के अंदर सुपरस्टार तो वो है, लेकिन किसके साथ है ये सीक्रेट है। बिल्कुल, ये सीक्रेट रहेगा और मेरे ख्याल से अब सीक्रेट ही रहेगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सपना चौधरी कहीं भी एक कदम रखेंगी। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के घर में भी दिखाई दी, नेता के घर में भी दिखाई दी, तो ये सुबगाहट फिर से शुरू हो जाएगी और सपना को खूब चेस किया जाएगा इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि सपना कब जाती है, कहां जाती है, हालांकि किसके साथ पूरी रहती है। अगर ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई और शय और मात का खेल देखा जाए तो मुझे लगता है बीजेपी क्योंकि लेटेस्ट तस्वीरें हैं और खुद सपना चौधरी ने भेजी हैं, तो ये जो टिल्ट होगा वो मुझे लगता है बीजेपी के फेवर में अभी ज्यादा जा रहा है मामला। ये इंस्टाग्राम अकाउंट से निकली हुई है मनोज तिवारी के साथ लंच की तस्वीरें और मनोज तिवारी खुद कह रहे हैं ये कल की है। लेकिन खुद सपना चौधरी ने कल क्या कहा था हमारे सहयोगी पुलकित नागर को, हमने इतनी डिस्कशन कर ली उनके बारे में, लेकिन खुद सपना क्या कहती है उनके मुंह से तो सुन लेते हैं। आइए देखते हैं सपना ने क्या कहा था। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब सपना चौधरी ने ये कहा कि उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया है। उसके बाद में जब सपना चौधरी बाहर निकली तो उसकी ये तस्वीरें आप उस समय देख रहे हैं। सपना, फोटो को लेकर बहुत सवाल है कि फोटो आपकी आई लेकिन आप मना कर रही हैं। हाँ, मेरी फोटो आई, मैं कब मना कर रही हूँ। लेकिन पुरानी फोटो आप कह रही हैं ना। मुझे नहीं पता कब की है।
अभी आप कभी कांग्रेस ज्वाइन याद नहीं है, नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। नाराजगी देख सकते हैं सपना चौधरी की कि किस तरीके से उन्होंने साफ किया कि उनकी वो फोटो नहीं है, ये फोटो कब की है ये उन्हें साफ नहीं है। यानी कि जिन फोटो को देखकर कल ये कहा जा रहा था कि सपना चौधरी ने कांग्रेस ज्वाइन की है, उस फोटो को सपना चौधरी नकारती हुई और ये कहती हुई कि वो कांग्रेस में नहीं जाएंगी। कहना बस पुष्पेंद्र के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज दिल्ली। दीपक, ये तो कानून की भी अच्छी जानकार रखती हैं। अक्सर कहा जाता है जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आपको क्वेश्चन कर रही होती है तो ये नहीं कहना चाहिए कि ये मेरी फोटो नहीं है, क्योंकि वो प्रूव करना आसान होता है। आप ये बोलिए फोटो कब की है मुझे नहीं पता है, और कब ली गई, किसने ली, नहीं, वो ये कह नहीं पता है। वो मेरी फोटो है। वो जो, हाँ मैं वही कह रही हूँ, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जब ईडी भी आपसे सवाल करता है तो यू डोंट से कि आप ये नहीं कहते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, आप ये बोलते मुझे याद नहीं है। ठीक है, लेकिन फोटो भी वो कैसे डिनाई करती, लेकिन जो उनका स्वर था, जो उनकी खींच थी, वो पूरी उस टेलीविजन कैमरा के अंदर साफ दिख रही थी कि वो इस बात से खींची हुई हैं कि ये जो पूरी की पूरी चीज है ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर गई। थोड़ा इरिटेटेड नजर आ रही थी, जो काफी खींची हुई नजर आ रही काफी खींची हुई थी। और क्योंकि देखिए, एक अगर आप पॉलिटिकल बयान देते हैं और मीडिया को फेस करते हैं तो वो अलग एक पूरी कहानी है, और जबकि आप स्टार हैं और कोई आप कलाकार हैं, आप मीडिया को फेस करते हैं तो वो पूरा बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम होता है। तो उनको इतना मीडिया जब सामने उनके आया और जब बतौर वो पॉलिटिक्स से उनके सवाल किए गए तो थोड़ी सी वो इरिटेटेड नजर आई। चलिए एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हम कुछ और खबरें दिखाएंगे, आपको ये दिखाएंगे कि आज किन किन नेताओं ने नामांकन दाखिल किया। लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में लोकतंत्र का पर्व यानी लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत में आज 91 लोकसभा सीटों पर नामांकन के साथ शुरू हुई है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि हर अच्छे काम से पहले भगवान को याद करना चाहिए, जैसे घर से पूजा करके निकलना, मंदिर जाना या फिर घर से दही खाकर बाहर निकलना। आज नामांकन से पहले कुछ ऐसी ही तस्वीरें बीजेपी उम्मीदवारों के घर से आई हैं। हेमा मालिनी ने बांके बिहारी मंदिर जाकर सीएम योगी के साथ पूजा की तो जनरल वीके सिंह ने नामांकन से पहले हवन किया। वहीं नितिन गडकरी घर से दही खाकर नामांकन के लिए निकले। नामांकन की प्रक्रिया आज 3 बजे थम जाएगी, इसीलिए सियासत के सूरमा अपने अपने क्षेत्र के लिए नामांकन कर रहे हैं। दाखिल कर दिया है। नितिन गडकरी ने नागपुर से, हेमा मालिनी ने मथुरा से और वीके सिंह ने गाजियाबाद से नामांकन दाखिल कर दिया है। 3 बजे तक की डेडलाइन है और आप 3 तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। नागपुर से नितिन गडकरी, हेमा मालिनी ने मथुरा से और वीके सिंह ने गाजियाबाद से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। फर्स्ट फेज के लिए वोटिंग 91 सीटों पर। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अरुण धंता के पास। अरुण हमारे साथ लाइव पैच है मथुरा से। अरुण, क्या तस्वीरें देखने को मिली आज जब हेमा मालिनी ने नामांकन दाखिल किया? क्या हेमा मालिनी के लिए ठीक उसी तरह का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है जो 2014 में मिला था? देखिए दीपक जी, उस तरह का जोश इस बार नहीं है जिस तरह का जोश हमने 2014 में देखा था हेमा मालिनी के लिए। और जिस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें अभी हुई हैं, शायद अगर आपको अच्छे से याद होगा, जिस तरह से पहले हेमा मालिनी अलग अलग लोग कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया करती थी, एक बहुत बड़ी स्टार प्रचारक थी वो भारतीय जनता पार्टी की। आज जो है वो उस तरह का अगर हम देखें तो समर्थन उनको नहीं, उनके साथ नहीं था। और योगी जो है चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, उन्हें खुद जो है वो उनके साथ आना पड़ा। सुबह उन्होंने पहले बांके बिहारी में पूजा भी की थी। तो कहीं ना कहीं जब हमने हेमा मालिनी से बात भी की तो वो उतनी कॉन्फिडेंट नहीं लग रही थी जितनी वो अमूमन होती है। जैसे हमने पहले देखा उन्होंने, जब उन्होंने बाकी नेताओं के लिए कैंपेन किया या खुद जब वो कैंपेनिंग में थी पिछली बार, जिस तरह की एक भीड़ उमड़ती थी जहां पर हेमा मालिनी गुजरती थी, तो आज जो है वो उस तरह की भीड़ नहीं थी। और कहीं ना कहीं उनकी बातों से भी लग रहा था कि उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है जितनी वो पहले थी। और जाहिर तौर पे क्योंकि जिस तरह से आप देखेंगे कि 3 पार्टियां जो इकट्ठी आ गई हैं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी, तो कहीं ना कहीं हेमा मालिनी को वो जरूर खटक रही है वो चीज कि इस बार उनकी राह आसान नहीं होगी। और खासतौर पर जिस तरह से कई लोग जो जिनसे हमने बातचीत की यहाँ पर मथुरा में, उनका भी ये कहना है कि बहुत कम उन्होंने जो है वो जीतने के बाद हेमा मालिनी को यहाँ पर देखा है।
कई सारी चीजें जो उन्होंने चुनाव से पहले कही थी वो जो है वो ग्राउंड पर सफल नहीं हुई है। हालांकि हेमा मालिनी से जब हमने ये सवाल पूछा तो उनका ये कहना था कि काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे उसमें विकास के जो काम है, पानी जो है वो पानी स्वच्छ पानी की जो यहाँ पे लोगों को दिक्कत थी वो कई इलाकों में जो है वो सही हुई है। कई रोडों की जो दिक्कत थी, सड़कें सही नहीं थी, वो चीजें भी जो है उन्होंने अपने इस कार्यकाल में जो है वो सही की। अब देखना ये होगा कि आखिर जब 11 तारीख को पोलिंग होती है और जो उसके अंदर जो नतीजे फिक्स हो जाते हैं तो किस तरह से आखिर कौन जो है विजयी होकर निकलता है 23 तारीख को। ठीक है अरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक, अभी हम पहले स्टार पावर की बात कर रहे थे कि किस तरह चुनाव में जो होता है ग्लैमर का छौंक तो लगा दिया जाता है, लेकिन जब ये स्टार पावर को काम करना होता है अपने क्षेत्रों में जाके तो इसे क्या माना जाए? जनता की उदासीनता मानी जाए ओवरऑल चुनावी माहौल को लेकर, या फिर स्टार्स का ग्लैमर देख लिया लेकिन अब वो काम भी देखना चाहती है वहां की जनता? 25 साल हो गए, लगभग 25 साल से मैं हेमा मालिनी का कैंपेन देख रहा हूं। हेमा मालिनी जब कैंपेन के लिए जाती हैं और धर्मेंद्र भी एक इलेक्शन के लिए गए, उन्होंने बीकानेर से चुनाव लड़ा और जीतकर भी आए, तो हेमा मालिनी जब भी कैंपेन के लिए जाती है, हेमा मालिनी कितनी भी अच्छी बातें कर ले, लेकिन जनता उनको देखने के लिए आती है। वो सुनने एक ही डायलॉग सुनना चाहती है उनसे कि भाग धन्नो तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। और ये बोलती है, वो जो बाकायदा बोलती हैं और जनता इसी पर तालियां पीटती है और यही सुनने आती हैं। और ये उनके लिए भी इतना बड़ा मतलब नाइटमेयर बन चुका है हेमा मालिनी के लिए। उनका लगता है कि मैं कितनी भी अच्छी बातें कर लूं, क्या बोल लूं, सरकार के अच्छे कामों के बारे में बोल लूं, अगर मैं अपोजिशन में हूं तो सरकार को क्रिटिसाइज कर लूं, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद जनता यही सुनना चाहती है। तो ये जो स्टार पावर है ये कभी कभी स्टार्स को भी अखरने लगता है। वो उस हिसाब से एक तो हेमा मालिनी का जो हिंदी में हाथ है वो थोड़ा सा टाइट है, थोड़ा टाइट। साउथ इंडिया से वो आती हैं, हिंदी फिल्में उन्होंने करी, लेकिन वो हिंदी में उतनी ज्यादा फ्लुएंट नहीं है। लेकिन ये डायलॉग उनको बहुत अच्छी तरह याद है और बिल्कुल लटके झटके के साथ जब ये डायलॉग बोलती हैं तो तालियां पिटती हैं। ठीक उसी तरह धर्मेंद्र का मैंने देखा, वो जो टंकी पे चढ़े हुआ शोले का डायलॉग है ना धर्मेंद्र का, वो बीकानेर में हर आदमी उनसे चुनना चाहता था। 2004 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, 5 साल के बाद उन्होंने हाथ जोड़ लिया, उन्होंने कहा अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे बस की नहीं है पॉलिटिक्स करना। उन्होंने मना कर दिया, राजस्थान से एक बार वो चुनाव लड़े। लेकिन ये भी स्टार पावर के साथ कहीं ना कहीं ये बैगेज भी आता है और हमको ये सोचने पर विवश करता है कि क्या हमारे लोग इतने ज्यादा एम्पावर हो गए हैं कि 25 साल से वो बसंती से सिर्फ एक ही डायलॉग सुन रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि खासतौर से योगी आदित्यनाथ का इस तरह से हेमा मालिनी के नामांकन से पहले पूजा अर्चना करना, इसलिए क्योंकि यूपी की सीट है और वहां के सीएम है, मैक्सिमम सीटें जिताना चाहते हैं, या इसके पीछे कोई और धार्मिक कारण है कि मथुरा की नगरी है, कृष्ण की नगरी है? नहीं, कृष्ण की नगरी है, उसके जो सिंबॉलिक मतलब है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हेमा मालिनी के पीछे भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त जोर लगाने वाली है, क्योंकि ये वो गढ़ है जो आरएलडी का गढ़ है। यहां से एक बार जयंत चौधरी भी खड़े हो चुके हैं मथुरा से, और आरएलडी का एक गढ़ है, आरएलडी को मिली हुई सीट है। और जो गठबंधन है उसमें आरएलडी भी एक साथ है, एसपी भी एक साथ है, बीएसपी भी एक साथ है। तो अरुण ने जो बात बोली थी उसमें इतना वजन है कि ये एक बहुत ही क्लोजली कॉन्टेस्ट में देखा जाए, क्लोजली फॉलोड कॉन्टेस्ट के तौर पर देखा जाएगा कि अब बदले हुए समीकरणों के साथ, क्योंकि पिछले बार भी हेमा मालिनी नरेंद्र मोदी के जो पूरा का पूरा कैंपेन था उस पे चढ़ के मथुरा की सीट से जीती थी। उनके बारे में कई कयास लग रहे थे, मथुरा जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, एक स्टार पावर आ गया है। लेकिन वो उस 2014 में तो हमने देखा था उत्तर प्रदेश में एक तरह से हवा थी, क्लीन स्वीप किया भारतीय जनता पार्टी में, उसी स्वीप के सहारे चढ़कर हेमा मालिनी ने सीट जीती थी। लेकिन अब चुनावी समीकरण बदले हुए हैं और क्या वो पुराना माहौल इस इलाके में फिर से दोहराया जाएगा? मुझे लगता है यहां पर योगी आदित्यनाथ का आना एक सिंबोलिज्म भी है, ये भी दिखाना चाहता है, ये भी दर्शाना चाहता है कि हेमा मालिनी के पीछे बीजेपी का संगठन मजबूती के साथ खड़ा हो, क्योंकि ये सीट जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद प्रतिष्ठा का होगा। इसीलिए योगी खुद आए हुए हैं। एक तो जो कैंपेन है उसमें स्टार पावर सबसे ज्यादा हेमा मालिनी के साथ है और स्टार पावर के साथ योगी पावर भी हेमा मालिनी के साथ दिखाई दे रहा है आपको। तो मुझे लगता है ये दो सबसे महत्वपूर्ण रीजन है कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक स्वर में पूरी की पूरी हेमा मालिनी के साथ लग जाए। और जो बड़ा नेता किसी नॉमिनेशन के लिए जाता है तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा सिंबोलिज्म होता है जो वहां के कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश की जाती है और योगी ये करके दे रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल।
आतिर? हाँ बिल्कुल, और पूरा दिखाना चाहती है, पार्टी के पूरा साथ है, उनका संगठन पूरा उनके साथ में है। मुख्यमंत्री स्वयं उनके नामांकन के लिए आए। नामांकन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक जिसको कहते पड़ाव होता है, क्योंकि इसमें कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, चाहे आप धर्म की बात कर लें, समाज की बात कर लें, जनता की बात कर लें, या फिर नियम कानून कायदे जो है इलेक्शन कमीशन के, वो भी इसमें को लेकर काफी दांव पेच होते हैं। 100 मीटर दूर आपको उतरना है, फिर आपको पैदल चलकर जाना है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि हर चीज परफेक्ट हो, हर चीज स्मूथ रहनी चाहिए। और ये हमारी तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं जनरल वीके सिंह की हैं, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, और वो अपना नामांकन भरते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं गाजियाबाद की सीट से। और ये भी बहुत प्रेस्टिजियस सीट रहने वाली है दीपक। और इसमें भी बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। उत्तर प्रदेश में इस बार आपको क्लोज कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। हवा है या नहीं है, ये तो हमको 23 मई को ही पता लगेगा, क्योंकि इस तरह से हवा का आकलन कर लेना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर आइए सुनते हैं, पहले वीके सिंह को सुन लेते हैं, फिर आगे की बात। We welcome anyone who want to join the bandwagon of development of Prime Minister Modi. For that regard, anyone who want to contribute in the bandwagon of Prime Minister Modi and anyone. किस प्रकार हम देश को और सुदृढ़ बनाएं, यही मुद्दे। कौन सी उपलब्धि मानते हैं गाजियाबाद में अपने विकास के मामले में पास आगे बढ़? आप गाजियाबाद में रहते हो क्या? रहते हो तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या हुआ। मैं आपकी बस मुंह से ही जानना चाहता हूँ। मेरे मुंह से तो बहुत लंबी लिस्ट निकल जाएगी। देखिए, गाजियाबाद के अंदर सबसे पहली जो जरूरत 2014 के अंदर मुझको बताई गई जनता की तरफ से, वो थी नेशनल हाईवे 24। 14 लेन का यूपी गेट तक बन चुका है। आगे के हिस्से पर बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। आशा है कि जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा, ताकि यहां से लेकर हापुड़ तक आपको कोई समस्या ना हो। हापुड़ के आगे जो ग्रीन फील्ड बन रहा है, उसके ऊपर भी काम चालू है। एक मिनट यार, एक बहुत पुरानी 40 साल पुरानी डिमांड थी शहर के दो हिस्सों को कनेक्ट करने के लिए, विजयनगर धोबी घाट पर एक रेलवे ओवरब्रिज बनाने के लिए। उसके गर्डर लग चुके हैं, काम उसके ऊपर बहुत दिनों से चल रहा है। देश का सबसे सुंदर और सबसे अच्छा रेलवे ओवरब्रिज गाजियाबाद में बने, और हमें आशा है कि। और आइए आप एक नजर मारते हैं बिहार के राजनीतिक हालात पर, और सीधे चलते हैं शिवपूजन झा के पास। आज जीतन राम मांझी वहां गया से पर्चा भरने वाले हैं। हम पार्टी के नेता हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन बाद में नीतीश कुमार से अनबन होने के बाद वो महागठबंधन में शामिल हो गए। शिवपूजन आज गया से जीतन राम मांझी का नॉमिनेशन है। आपको क्या लगता है, किस तरह का कॉन्टेस्ट एनडीए और महागठबंधन के बीच देखने को मिल रहा है? किस तरह के जो समीकरण है वो ग्राउंड लेवल पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? दो महत्वपूर्ण नॉमिनेशंस हुए हैं दीपक, एक तो जीतन राम मांझी का और दूसरा खुद चिराग पासवान का। और जैसा कि पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि तमाम ये जो दिग्गज हैं सबसे पहले माथा टेकने पहुंचते हैं भगवान के दरबार पे, और उसके बाद नॉमिनेशन फाइल करते हैं। तो चिराग पासवान को एक तरफ जमुई में वहां पे भी उम्मीद की जा रही है कि कांटे की टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन है। गौरतलब है कि 2014 में भाजपा को कोई कड़ी चुनौती नहीं थी, क्योंकि बिगड़ाव की स्थिति में था महागठबंधन। लेकिन 2015 में महागठबंधन ने साबित कर दिया कि जाहिर तौर पर अगर महागठबंधन एकजुट होकर के चुनावी मैदान में उतरता है तो भाजपा के लिए मुश्किलों खड़ी कर सकता है। इस बार भी स्थिति वैसी ही है। रालोसपा, हम, वीआईपी पार्टी, यहां तक कि पप्पू यादव ने हालांकि अपना पत्ता नहीं खोला है, कांग्रेस है साथ में और राजद है साथ में। ऐसा प्रतीत हो रहा है तमाम जो राजनीतिक गतिविधियां पिछले कुछ दिनों में हो, उसके बाद एनवाई समीकरण बहुत मजबूत हुआ है और वो राजद के साथ इंटैक्ट खड़ा है। यानी कि ये 30-31% का जो वोट शेयर है ये तो इंटैक्ट है ही। ये अगर ट्रांसफर होता है जीतन राम मांझी के पक्ष में और दूसरी तरफ जमुई में चिराग पासवान के खिलाफ, तो जाहिर तौर पर इनके लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है इनको, और जीतन राम मांझी को जाहिर तौर पर काफी आसानी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एनडीए ने अपनी तमाम लिस्ट का ऐलान कर दिया है, 39 सीटों पर ऐलान कर दिया है, वहीं महागठबंधन में कहीं न कहीं उहापोह की स्थिति अब भी बरकरार है। अब भी ये सलाह मशवरा का दौर चल रहा है कि किस सीट से किसको उतारा जाए, और तभी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 चरण के जो मतदान होने हैं उनके उम्मीदवारों की घोषणा की है। अब
शिवपूजन, आपसे मैं बेगूसराय के बारे में जानना चाहूंगा। बेगूसराय में अभी भी ये खबर आ रही है कि गिरिराज सिंह वहां से लड़ने में थोड़े रिलक्टेंट है, थोड़े से नाराज दिखाई दे रहे हैं। क्या पार्टी ने उनको मना लिया है? और कन्हैया कुमार के सीपीआई से उतर जाने के बाद क्या वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय होगा या महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला आपको दिखाई दे रहा है? मुझे लग रहा है कन्हैया कुमार और अगर गिरिराज सिंह वहां से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो ये मुकाबला इन दोनों तक सीमित रहेगा, क्योंकि कन्हैया कुमार जिस तरीके से युवाओं को लुभाने की कोशिश करते हैं और जहां कहीं भी भाषणबाजी करते हैं तो युवा उनकी तरफ कहीं न कहीं आकर्षित होते हैं। और शायद ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि गिरिराज सिंह सल्किंग है, वो भी थोड़े से रिलक्टेंट है बेगूसराय से चुनावी मैदान में उतरने के लिए। जिसके पहले जब इंडिया न्यूज से वो खासतौर से बात कर रहे थे आज से चंद दिनों पहले, तो उनका यही कहना था कि वो पार्टी में भाजपा में है, रहेंगे, यानी कि कहीं पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई भले ना करे। दूसरी ओर जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है, थोड़ी देर पहले हमने गिरिराज सिंह से बात करने की भी कोशिश की थी, वो दिल्ली में भी फिलहाल है, कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी अमित शाह से बात करके अपनी बात को रखा जाए। लेकिन मान मनोबल का दौर चल रहा है दीपक, कोशिश की जा रही है वो बेगूसराय से चुनावी मैदान में उतरे। हम बता देते हैं दर्शकों की साल 2014 में गिरिराज सिंह बेगूसराय से ही चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे, लेकिन उनको नवादा सीट दे दी गई। अब नवादा में उन्होंने काफी काम किया, क्योंकि हमने पूरा जायजा लिया था आपसे कुछ वक्त पहले, काफी काम किया और उन्हें भरोसा था कि नवादा से वो जरूर जीत दर्ज कर लेंगे। तब उनकी सीट वहां से काट करके, क्योंकि वो सीट जदयू के पाले में चलेगी, वहां से सीट काट करके इन्हें बेगूसराय भेज दिया गया। इस बार बेगूसराय से वो चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहते। चलिए शिवपूजन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं दिल्ली की तरफ, और दिल्ली में आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर फैसला लिया जा सकता है। थोड़ी देर में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर दिल्ली कांग्रेस दो फाड़ है। शीला दीक्षित और उनका धड़ा आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं चाहता, जबकि दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको का मानना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए। अब आखिरी फैसला राहुल गांधी लेंगे। सीधे चलते हैं रजत के पास। रजत, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका इंडिकेशन साफ है कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो अलायंस डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि अलायंस को ठुकराने के लिए वो राहुल गांधी लेंगे। सीधे चलते हैं रजत के पास। रजत, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका इंडिकेशन साफ है कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो अलायंस डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि अलायंस को ठुकराने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। देखिए, जो अलायंस की बात मीटिंग थी दीपक जी, वो सुबह 10 बजे हुई थी, जिसमें दिल्ली के सभी 10 बड़े नेता मौजूद थे, जिसमें शीला, अजय माकन, जेपी अग्रवाल, सुभाष चोपड़ा, लवली, आप सब थे। जैसे ही वो मीटिंग खत्म हुई, क्योंकि वहां दो फाड़ था, इसलिए साफ कह दिया गया कि राहुल गांधी फैसला लेंगे। उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मैनिफेस्टो और स्ट्रैटेजी के लिए मीटिंग शुरू हुई, जो लगभग 5 मिनट पहले खत्म हुई है। और एआईसीसी के ही ब्रीफिंग हॉल में इस वक्त हम लोग बैठे हैं, और राहुल गांधी को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जो कि 1:30 बजे थी, 10-15 मिनट पोस्टपोन हुई है। तो माना ये जा रहा है कि जब फैसला राहुल गांधी पे छोड़ा गया था और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस बात पर डिस्कस भी हुआ है, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शीला दीक्षित बैठी थी, तो कयास ये लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो एक क्लियरिटी आएगी कि दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, या फिर पहले मना कर चुकी है शीला दीक्षित के अलायंस नहीं होना चाहिए तो शीला के साथ जाएंगे। फैसला राहुल पर ही छोड़ा गया है, तो मुझे लगता है अगले 10-15 मिनट में ये बात साफ हो जाएगी कि दिल्ली में आखिर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी या केजरीवाल के साथ लड़ेगी। अब रजत, ये फैसला आज ही आ जाएगा? क्या प्रेसिंग अर्जेंसी है? क्या कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी है इस पर फैसले को लेकर? देखिए, चूंकि दो फाड़े हैं, अजय माकन एक बड़े नेता माने जाते हैं, मिनिस्टर रहे, स्पीकर रहे, लंबा समय रहा है उनके पास, और अब तक अध्यक्ष भी थे। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा और शीला दीक्षित को दिया गया। तो शीला दीक्षित बिल्कुल भी उसमें नहीं है कि अलायंस हो, लेकिन अब चूंकि 10 लोग नेता अंदर बैठे हुए थे, 6 लोग इस पक्ष में थे कि अलायंस होना चाहिए, 4 लोग इस पक्ष में नहीं थे, तो इसलिए वहां फैसला नहीं हो पाया। तो सीडब्ल्यूसी में जहां तक मेरी जानकारी है उसे इस पर बातचीत हुई है, और अगले कुछ मिनटों के अंदर राहुल गांधी जब आएंगे तो इस पर स्थिति और क्लियर हो जाएगी कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। रजत, लेकिन ये काडर के लिए बहुत बड़ा संदेश भी राहुल गांधी की तरफ से होगा। जो पूरा का पूरा लोकल यूनिट है वो कह रहा है कि अलायंस नहीं होना चाहिए, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। उसके बाद टेलीफोनिकली लोगों के व्यूज मांगे जाते हैं। आज फिर बैठक होती है और बिल्कुल चुनाव सामने खड़ा हुआ है, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति, वो भी देश की राजधानी की लड़ाई के लिए, ये कांग्रेस ही अपने काडर में आपको लगता है गलत संदेश दे रही है? इतना ज्यादा उहापोह की स्थिति। देखिए, दोनों ही तरफ ये हाल है, यही हाल आम आदमी पार्टी की तरफ भी, क्योंकि इस चीज की शुरुआत की अलायंस होनी चाहिए। खुद अरविंद केजरीवाल ने प्रपोज किया कि अलायंस होना चाहिए, और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो कुमार स्वामी हो, चाहे शरद पवार हो, इन सभी लीडर्स ने राहुल गांधी को इस बात पे कन्विंस किया कि आप दिल्ली में 7 सीट हार जाएंगे अगर अलायंस नहीं होगा।
तो राहुल गांधी भी अगर वेट कर रहे हैं, लोगों से बार बार मिल रहे हैं, तो इस बात का फीडबैक पार्टी के पास भी है कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस नहीं होता है दिल्ली में, तो बीजेपी 7 सीटों पर बढ़त बना लेगी और वोट जो होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बढ़ जाएगा। शायद इसीलिए बार बार बैठक हो रही है और बार बार इस पे एक फीडबैक दिया जा रहा है कि अलायंस क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा रजत, ये भी जानना चाहेंगे कितनी सीटों पर लगता है आपको लेकर, कितनी सीटों का बंटवारा होगा, कैसे होगा, कुछ ये इस तरह की खबर? देखिए 7 सीटें हैं तो 3.5 मुझे लगता नहीं बढ़ सकती, तो 3 सीटें तो कांग्रेस और आप को मिल जानी चाहिए। एक सीट पे कोई कॉमन कैंडिडेट हो सकता है, जो लगातार इस बात की चर्चा थी। देखिए कीर्ति आजाद ने कांग्रेस ज्वाइन किया था और कीर्ति आजाद की जो सीट जहां से वो लड़ना चाहते थे वो कांग्रेस के पास नहीं आई है बिहार में गठबंधन की, तो इसकी प्रबल आप कह सकते हैं वो ख्वाहिश है कि कीर्ति आजाद दिल्ली से जो यहाँ पर पूर्वांचली वोटर है उनको रुझाने के लिए एक कॉमन कैंडिडेट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कीर्ति आजाद के रूप में उतार सकती है दिल्ली से। रजत, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, बड़ी बात हुई कि गठबंधन करेंगे, राहुल गांधी मोदी को हराना है, इसके लिए एक लार्जर स्ट्रैटेजी बने, लेकिन आपने देखा जहां जहां पॉसिबल अलायंस है, जैसे ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में प्रचार करने के लिए गए, ममता बनर्जी से अलायंस नहीं कर रहे हैं, लेफ्ट से अलायंस नहीं कर रहे हैं, इन दोनों चीजों के बाद उनको दोनों पर हमला बोलना पड़ा। अब दिल्ली में इस तरह का कंफ्यूजन है, तो ये जो मोदी को हराने के लिए राहुल गांधी को एक लार्जर पिक्चर पेश करना था वो पेश नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति क्यों बन गई आखिरकार कांग्रेस के लिए? कांग्रेस कहीं ना कहीं दबाव में अपने लीडर्स द्वारा आई है। अगर आप बात करिए पश्चिम बंगाल की, तो जो पहले अध्यक्ष थे अधीर रंजन चौधरी, वो सब कह चुके थे कि अगर आपने टीएमसी के साथ अलायंस किया तो शायद वो पार्टी में नहीं होते। ऐसी कुछ स्थिति जो है वो दिल्ली में भी है जहां पार्टी आधी आधी बटी हुई है। तो अगर राहुल गांधी अलायंस करते हैं तो भी आज 3 सीट ही कांग्रेस के पास आएगी, तो 3 जो बड़े नेता होंगे कांग्रेस पार्टी के वो बगावत कर सकते हैं। तो जितने अलायंसेस में जो दिक्कतें आ रही हैं वो स्टेट लीडरशिप की वजह से आ रही है। और एक नहीं, मैंने माना स्टेट लीडरशिप की वजह से आ रही है, फिर राहुल गांधी की लीडरशिप का मतलब क्या है? राहुल गांधी के पास एक लार्जर गोल है कि उनको बीजेपी को हराना है और एक बड़े भाई की तरह बाकी रीजनल पार्टीज को साथ लेकर चलना है, लेकिन वो कहीं पर फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए जो उनको अलायंसेस करने हैं एंटी मोदी फोर्सेस के साथ, वो कहीं सीमेंट ही नहीं हो पा रहे। ये मुझे लगता है कि इस समय जो वजन होना चाहिए था दिल्ली का, खासतौर से कांग्रेस पार्टी और बड़े नेताओं का, वो वजन स्टेट्स पर हावी नहीं है, क्योंकि पहले होता रहा है। पहले कोई भी चीज दिल्ली में डिसाइड होती थी तो उसको स्टेट लीडर्स तुरंत एक्सेप्ट कर लेते थे, चाहे वो अलायंस के हो या अपनी पार्टी को। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हर आदमी दिल्ली की बात मानने को तैयार नहीं है। ये एक बड़ी समस्या इस वक्त कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली में हो। पहले एक बार में जो बात कही जाती थी उसको मान लिया जाता था और उसको तुरंत उस पर काम किया जाता था। लेकिन अब जो पार्टी में 2 फाड़ हो जाते हैं उसका समाधान शायद राहुल गांधी के पास भी नहीं रहता। समाधान अगर राहुल गांधी के पास नहीं रहता तो किसके पास है? तो किसके पास? राजन, मैं यही जानना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी के पास सॉल्यूशन नहीं तो किसके पास है कांग्रेस में? ये राहुल गांधी ने एक ओपन आप कह सकते हैं फोरम कर दिया है। जितने भी लीडर्स आते हैं, अगर वो 2 पक्षों में होता है तो उसके बाद वो सलाह मशवरा करके लेते हैं, वरना जो बहुमत होता है उनकी पार्टी के अंदर, अधिकतर फैसले राहुल गांधी अब पार्टी नेताओं पर छोड़ देते हैं। जैसे कि जितने भी नेता पश्चिम बंगाल से आए थे उन्होंने साफ कह दिया था कि हमको टीएमसी के साथ नहीं जाना, जबकि कांग्रेस की दिल्ली लीडरशिप टीएमसी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन स्टेट लीडर्स राजी नहीं थे, इसलिए अलायंस नहीं हुआ। अब यही दिक्कत यहाँ पर भी है कि आधे आधे की फाड़ है। शीला चाहती है अलायंस हो और चाको और अजय माकन नहीं चाहते अलायंस हो। तो ऐसे में मुझे लगता है नहीं, उल्टा बोल रहा है। चाको चाहते अलायंस हो और शीला नहीं चाहती अलायंस हो। जी बिल्कुल, शीला नहीं चाहती है कि अलायंस हो। चाको और अजय माकन दोनों लोग चाहते हैं कि अलायंस हो। हालांकि पहले अजय माकन भी इस पक्ष में नहीं थे, अजय माकन ने मना किया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन उसके बाद जब से चीजें बदली हैं तो अजय माकन खुद इस बात को कहते हैं कि अगर आपको चुनाव जीतना है, पार्टी को बचाना है, तीसरे नंबर की पार्टी को ऊपर लाना है, तो बिना अलायंस करे। अच्छा, 2 पहलू है, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, जानना चाहता हूँ रजत, आप 1 मिनट के लिए। आंचल, कांग्रेस ने कहां किसके साथ अलायंस किया है? पूरे देश का नक्शा आप खींच के मुझे बताइए कि कहां पर कांग्रेस के अलायंस। अभी तक तो क्लैरिटी ही नहीं है कि कहां पर है। बड़ी मुश्किल से महागठबंधन का अलायंस हुआ है वहां पर अपना बिहार में, वरना अगर देखा जाए तो पूरे देश भर में तमिलनाडु डीएमके, तमिलनाडु डीएमके, केरला के अंदर वहां पे है। बाकी अदरवाइज अगर अलायंसेस के हिसाब से देखा जाए तो ये एक एनडीए का जितने भी पार्टीज 2014 में थी, मेरे ख्याल से उस वक्त 28 एनसीपी कांग्रेस सबसे इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र सबसे इंपॉर्टेंट है अगर उस लिहाज से देखा जाए। पंजाब की क्लैरिटी तब होगी जब दिल्ली की हो जाए,
क्योंकि माना जा रहा है कि एक के साथ एक फ्री टाइप अलायंस होगा। लेकिन मैं दीपक, शायद ही यही वजह है कि चाहे वेस्ट बंगाल का उदाहरण हो और खासतौर से शरद पवार को भी माना जा रहा था कि दिल्ली के साथ दिल्ली के अंदर वो एक तरह से अलायंस के लिए आप और कांग्रेस के लिए बैकरूम का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही आ जाता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस चीज में, अपने लक्ष्य में 2019 के लिए कंफ्यूज हो गई कि पहले ये लक्ष्य था कि मोदी को हराना है, अब कांग्रेस को रिवाइव करना है। लेकिन एक चीज जो रजत ने कही, और मैं आपसे पूछना चाहती हूं रजत, मुझे पूरी कांग्रेस की स्ट्रैटेजी देखकर यह लगता है, जिस तरह से प्रियंका गांधी आराम आराम से कैंपेन कर रही हैं, गंगा यात्रा वो निकाल रही हैं, कि ये 2019 की तैयारी है, 2024 की तैयारी है, इसको लेकर कंफ्यूजन है। क्यों आती है? बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस ने स्टैंड ले लिया है, चाहे वो विधानसभा चुनाव में आप देखें, तीनों राज्यों में पहले ये बात चली थी कि मायावती आएंगी, फिर समाजवादी की बात चली, फिर ये स्टैंड ले लिया गया कि नहीं साहब वो अकेले लड़ेंगे। तो अब बिल्कुल जिस तरह से इत्मीनान से राजनीति हो रही है, जो नेता कर रहे हैं, और जहां पे लगता है कि जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया, जो अनुभव रहे हैं उसको देखते हुए पार्टी में सच ये सोच आ रही है कि उनको क्या किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, यदि वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो उनको क्या फायदा हो। इसमें मैं एक चीज दीपक आपसे पूछना चाह रही हूँ, 3 राज्यों में जो हार्टलैंड स्टेट्स थे, कांग्रेस इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया और वहां पर लोकल लीडर्स के ऊपर सब कुछ डेलीगेट कर दिया, वो एक्सपीरियंस वर्कआउट किया। शायद यही वजह है कि अब छूट देने की स्थिति में राहुल गांधी है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक बेसिक गलती कर रहे हैं, और वो बेसिक गलती ये है कि वो जरूरत से ज्यादा राय ले रहे हैं। रिस्पेक्ट इज कमांडेड, नॉट डिमांडेड। राहुल का रिस्पेक्ट है, मैं इस पर कतई डाउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन राहुल जितने प्रजातंत्र में जाएंगे वो उतने दिक्कत में जाएंगे, क्योंकि उनको क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ आगे बढ़ना है। उनको अपने बड़े पॉलिटिकल राइवल के बारे में सोच के चलना है कि इस वक्त मेरा बड़ा पॉलिटिकल राइवल कौन है। उनको मोदी को हराना है या कांग्रेस को खड़ा करना है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। और मुझे लगता है इसी पशुपेश में फंसते हुए वो ना इधर के हो पा रहे हैं ना उधर के हो पा रहे हैं। यानी कि रायशुमारी एक हद तक ठीक है, लेकिन डिसाइसिवनेस उससे ज्यादा जरूरी है। उनको ये चीज नरेंद्र मोदी जी से सीखनी चाहिए। सिंगल कमांड, सिंगल कमांड। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं किसी की नहीं सुनता। सलमान डायलॉग है। हाँ, सलमान खान का डायलॉग है, और सलमान खान भी किसी की नहीं सुनते जी, और मोदी जी भी किसी की नहीं सुनते। ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कहने वाली। नहीं, मैं कह रहा हूं वो किसी की नहीं सुनते। अगर उन्होंने एक डिसाइड कर लिया कि ये उनका डिसीजन है, तो वो डिसीजन के साथ रहेंगे और उस डिसीजन को सक्सेस करने के लिए पूरे प्रयास करेंगे, अंतिम समय तक प्रयास करेंगे। ये उनकी पर्सनैलिटी की एक विशेषता है, वो रिस्क लेने की कैपेसिटी उनमें है और वो रिस्क लेना जानते हैं। तो लोकतंत्र जिंदाबाद में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।